ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज अपन बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर अपन बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या है, टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल्स, इसमें फिर अपन ऑक्सीजन साइकिल्स, कार्बन साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल्स, फास्फोरस साइकिल्स और सल्फर साइकिल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होती है। तो इसे समझने के लिए इसकी परिभाषा के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। खनिज तत्व भूमि में बार बार पौधों द्वारा अवशोषित होकर विभिन्न जीवों में होते हुए निरंतर सक्रिय पथ में भ्रमण करते हुए ये सभी तत्व अलग अलग मात्रा में वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल में पाए जाते हैं। इन स्थलों से जीव अपनी आवश्यकता अनुसार इन तत्वों का अवशोषण कर एक चक्र के रूप में इनमें वापस लौटा देते हैं। अतः खनिज तत्वों के पृथ्वी और जीवों के मध्य होकर सक्रिय भ्रमण को अपन क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक साइकिल। यानी कि खनिज तत्वों के पृथ्वी और जीवों के मध्य जो सक्रिय भ्रमण चलता रहता है तीनों मंडलों में, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, तो इन सभी के अंदर सक्रिय भ्रमण, खनिज तत्वों के जो सक्रिय भ्रमण होता है उसी को क्या कहते हैं? जियोकेमिकल साइकिल। अब जियोकेमिकल साइकिल कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें क्या होता है? जल का परिसंचरण का अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है गैसेस साइकिल, इसमें गैसों के रूप में उपस्थित तत्वों का परिसंचरण होता है, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन का परिसंचरण के बारे में बात करते हैं। तीसरा होता है अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री साइकिल। इसमें वे तत्व जो गैसों के रूप में उपस्थित नहीं होते उनका परिसंचरण होता है, जैसे कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि। इन सभी का अध्ययन किसके अंतर किया जाता है? सेडिमेंट्री साइकिल या अवसादी चक्र के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले अपन अब शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में कि ऑक्सीजन साइकिल क्या है। ऑक्सीजन जो वातावरण में कितने प्रतिशत है? 21% है, जीवन के लिए आवश्यक है। और एक वैज्ञानिक हुए थे बोइकर ने बताया कि प्रत्येक स्क्वायर सतह पृथ्वी की 60,000 मोल्स से घिरी हुई रहती है। स्थलीय जल, स्वच्छ जलीय, समुद्रीय पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीजन। और लगभग सभी ऑक्सीजन पादपों द्वारा उत्पन्न होती है। सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतु द्वारा श्वसन के द्वारा इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को किसमें उपयोग? रेस्पिरेशन द्वारा उपयोग में लिया जाता है। सामान्यतः जितनी ऑक्सीजन उपयोग में लाई जाती है उतनी ऑक्सीजन वातावरण में उत्पन्न होती है। अगर एनिमल किंगडम में या जीव जगत में ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा प्रवेश करती है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाती है? जल बनाती है, H2O। ठीक है, इस प्रकार बना जल जीव द्रव्य का भाग बन जाता है और यही जल जीवों के लिए ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का स्रोत होता है। इस प्रकार एनिमल किंगडम में प्रवेश की गई ऑक्सीजन का फ्यूचर तीन प्रकार से अपन
तय कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। कुछ ऑक्सीजन की मात्रा उत्सर्जित पादपों में उपस्थित जल के साथ वायुमंडल में लौटा दी जाती है, वापस वायुमंडल में लौटा दी जाती है, उत्सर्जित पादपों द्वारा वायुमंडल में लौटा दी जाती है। कुछ ऑक्सीजन जल में उपस्थित की मात्रा शरीर में जीव द्रव्य निर्माण में काम में ली जाती है। ये जल या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का स्रोत होता है। इस प्रकार ये ऑक्सीजन शरीर में तब तक रहती है जब तक आदमी की या व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के साथ ही ये वापस वायुमंडल में लौटा दी जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में, है ना। ठीक है। तीसरा, जल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन का तीसरा भविष्य प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग। जल में उपस्थित हाइड्रोजन ग्लूकोज के निर्माण में भाग लेती है, वह ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में स्वतंत्र होती है। ये स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन फिर से श्वसन के लिए उपयोग में ली जाती है। इस तरीके से अपन ने पूरी साइकिल ऑक्सीजन कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग में आती है, ये चक्र कहलाता है ऑक्सीजन चक्र। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, कार्बन साइकिल। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ही किसका स्रोत है? कार्बन का। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? लगभग 0.03%। यह जीवों के लिए जल के साथ दूसरी प्रमुख ऑक्सीजन का स्रोत होती है। कार्बन समस्त प्रकार के कार्बनिक पदार्थों में एक प्रमुख तत्व के रूप में पाया जाता है। ठीक है। जीव जगत में कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रवेश करती है। यहां इसको अपन इसके द्वारा बात करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रवेश करती है। एक मिनट, हाँ, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रवेश करती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड व जल मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और किसका निर्माण करते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। प्राणियों में कार्बन पादपों द्वारा प्रवेश करता है। कार्बन व ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रवेश करती है, जीव द्रव्य में मृत्यु होने तक रहती है। मृत्यु के पश्चात जीवाणु, कवक व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन द्वारा कार्बन पुनः वायुमंडल में लौटा दी जाती है। ठीक है। कुछ मात्रा में पौधे व जंतु अपनी श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लौटाते हैं। किसके द्वारा? श्वसन क्रिया द्वारा। पौधे भी और जंतु भी। बाकी किस तरीके से? डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट द्वारा किस में जाती है? वापस वायुमंडल में जाती है। संचित कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैंने आपको एरो लगा लगा के बताया है, इत्यादि से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है। वायुमंडल के अलावा समुद्र द्वारा इसका कुछ भंडार, समुद्र इसका दूसरा भंडार है, और ये डायग्राम में इधर मैंने बता रखा है। इसमें वायुमंडल से भी 50 गुना अधिक कार्बन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। वर्षा के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर इन समुद्रों में पहुंचकर कार्बोनिल अम्ल बना लेती है और इसे कार्बोनेट का अवक्षेपण हो जाता है। ये कार्बोनेट ही चूने के पत्थर का निर्माण करते हैं। ठीक है। और वापस ये अपरदन द्वारा वायुमंडल में पहुंच जाता है।
नेक्स्ट अगला जो साइकिल है वो नाइट्रोजन साइकिल। सभी जीवों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन्स, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन से ही ये सब नाइट्रोजन जो प्रोटीन्स के रूप में और न्यूक्लिक अम्लों और अन्य नाइट्रोजनिक यौगिकों के रूप में जो नाइट्रोजन को प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है? वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन से ही मिलती है। अब वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन होती है? 79% इसकी मात्रा होती है, परंतु जीव इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब सीधा उपयोग नहीं कर सकते तो कैसे? अधिकतर जीव नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? NO3 के रूप में। डायग्राम इस यहाँ NO3 यानी कि नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं। नाइट्रेट आयन का अवशोषण पादपों द्वारा वातावरण से होता है। देखो एरो लगा के, पादपों द्वारा वातावरण से होता है। ठीक है, यह अमीनो समूह N2 व अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित कर जीव द्रव्य में इसका अवशोषण किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया किसमें? N2 समूह और जीव द्रव्य में इसका अवशोषण किया जाता है। अधिकतर पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में चट्टानों के गुलने से या मनुष्य द्वारा उर्वरकों के डालने से प्राप्त करते हैं। कुछ मात्रा में नाइट्रेट का निर्माण हवा में प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति, बादलों के गरजने से, बिजली के चमकने से भी किसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है। इस प्रकार बने नाइट्रेट वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं और इस प्रकार ग्रहण की गई नाइट्रोजन जो पौधों की संरचना का निर्माण में भाग लेती है तथा मृत्यु पर्यंत उनमें उपस्थित रहती है। नाइट्रोजन प्राणियों को पादपों द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनको प्लांट से प्राप्त होती है। प्रकृति में नाइट्रोजन को सीधे उपयोग करने की क्षमता कुछ जीवाणुओं में होती है, बैक्टीरिया में। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इस प्रकार के जीवाणु या तो भूमि में या मटर के पौधों में पाई जाने वाली नूडल्स या ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इन जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन अमोनिया किसमें बदली जाती है? अमोनिया में या NO3 में, नाइट्रेट में परिवर्तित होती है। जीवाणु व शैवाल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम स्वतंत्र जीवी या व दूसरे द्वितीय सहजीवी। जीवाणु में एक्सोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, राइबोजियम व नीले रंग की शैवाल में साइनोफाइसी वर्ग के जो शैवाल है उसमें नॉनस्टॉक और एनाबीना ये कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की द्वितीयक शाखाओं पर पाई जाने वाली ग्रंथियों में राइबोजियम की जातियां पाई जाती हैं और ये क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। ठीक है, पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रेट की नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पौधे जो नाइट्रेट ग्रहण करते हैं वो क्या किसके साथ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती है। ये प्रोटीन पादप व जंतु के जीवद्रव्य का निर्माण करती है। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ व जीवों की मृत्यु के पश्चात मृत जीवाणु आक्रमण कर प्रोटीन को अपघटित कर देते हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है? अमोनीकरण कहलाती है।
अमोनिफिकेशन क्या कहलाती है? अमोनिफिकेशन। ठीक है। ये क्रिया बेसिलस की अनेक जातियां और एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग के कवकों द्वारा की जाती है। अमोनिया गैस के नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। अमोनिया गैस के किस में परिवर्तन को? नाइट्रेट में परिवर्तन को नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण कहते हैं। यह क्रिया जीवाणुओं की सहायता से होती है। ये नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ठीक है। नाइट्राइट से नाइट्रेट का निर्माण नाइट्रोबैक्टर की सहायता से होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन कर पौधे इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी होती रहती है, परंतु कमी विनाइट्रीकारी जीवाणु यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया द्वारा बराबर कर दी जाती है और वापस किसका निर्माण हो जाता है? N2 नाइट्रोजन का। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र चलता रहता है और यही चक्र क्या कहलाता है? नाइट्रोजन साइकिल। क्या कहलाती है? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फास्फोरस साइकिल। पहली बात तो ये क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल है, एक अवसादी चक्र है। फास्फोरस द्रव द्रव्य का एक प्रोटोप्लाज्म का एक मेजर घटक है। यह न्यूक्लिक अम्लों, फास्फोलिपिड व अन्य यौगिकों में पाया जाता है। फास्फोरस सभी जैव क्रियाओं में होने वाली ऊर्जा के अंतर परिवर्तन हेतु अति आवश्यक है। आप सबको पता है एटीपी निर्माण में सबसे ज्यादा कौन आवश्यक है? फास्फोरस। ये पारिस्थितिकी तंत्र में कम मात्रा में पाया जाता है, विशेषकर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। जीव जगत में फास्फोरस पौधों द्वारा प्रवेश करता है। फास्फोरस विभिन्न चट्टानों के अपरदन की क्रिया द्वारा मृदा में इकट्ठा होता है, जहां से पौधे अवशोषित कर पादपों व जंतु की शरीर में प्रवेश कराते हैं और मृत्यु के पश्चात अपघटन क्रिया द्वारा पुनः मृदा में लौट आता है वह पौधों को उपलब्ध होता है। सामान्य पौधे आर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में अकार्बनिक फास्फोरस अवशोषित करते हैं। क्या? अकार्बनिक फास्फोरस अवशोषित करते हैं। ठीक है। इस तरीके से अकार्बनिक फास्फोरस को ही अवशोषित करते हैं। बाकी मैंने यहाँ आपको बता रखा है डायग्राम के द्वारा। ये फास्फेट कार्बनिक फास्फेट के रूप में जंतु व डिकम्पोजर्स के शरीर में स्थानांतरित होकर डिकम्पोजिशन व मिनरलाइजेशन द्वारा पुनः मृदा में को चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाता है। फास्फोरस का प्रकृति में विशाल भंडार है। ये फास्फोरस युक्त चट्टानों, ज्वालामुखी आदि के लावे में भी पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी सागर के तट पर मछलियां खाने वाले पक्षियों के मलमूत्र में भी क्या होता है? फास्फोरस विशेष रूप से मिलता है। इस प्रकार समुद्र के जल में उपस्थित फास्फोरस को पृथ्वी पर लौटाने हेतु जंतु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सल्फर साइकिल। ये भी एक क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल है। सल्फर कुछ अमीनो अम्लों के लिए आवश्यक तत्व है, आप सबको पता है।
जीवों में सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। ये पादपों व जंतु की वृद्धि को भी प्रभावित नहीं करता। SO2 गैस के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर सल्फर गैस के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S व सल्फर डाइऑक्साइड H2O के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, किस रूप में? H2S और SO2 के रूप में। यह मृदा में सल्फेट, सल्फाइड व कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। मृदा में किस रूप में मिलेगा? ठीक है, नेक्स्ट, लावा की क्रियाओं से यह जीवाश्म ईंधनों के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा जीवाणु के अपघटन की क्रिया से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलकर वायुमंडल में आती है। ये सारी क्रियाओं के फलस्वरूप H2S वायुमंडल में आती है। कुछ जीव भी गंधक के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और H2O का उपयोग करते हैं, जैसे लाइकेन्स वगैरह क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अधिकांश जीव गंधक का उपयोग या सल्फर का उपयोग अकार्बनिक सल्फेट के रूप में करते हैं। पौधों को सल्फर मृदा से सल्फेट के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? सल्फेट के रूप में। ये डायग्राम में बता रखा है, SO4-2 के रूप में प्राप्त होता है। कुछ जीवाणुओं को कार्बनिक सल्फर, अमीनो अम्ल व सिस्टीन की आवश्यकता पड़ती है। पादप जंतु की मृत्यु के पश्चात उनमें संग्रहित अपघटन व खनिजीकरण के परिणाम स्वरूप पुनः मृदा में सल्फर जंतुओं की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि अपघटन व खनिजीकरण के परिणाम स्वरूप पुनः मृदा में लौट आता है। सल्फर के अपघटन में कवक व जीवाणु महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसमें एक इकोलाई, प्रोटिस वायु की अनुपस्थिति में, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा वायु की उपस्थिति में अपघटन करते हैं। किसका? सल्फर का। खनिजीकरण की क्रिया के कारण कार्बनिक सल्फर सल्फेट में परिवर्तित होती है, परंतु वायु की कमी के कारण सल्फाइड, विशेषकर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। विशेषकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, प्राय पौधे मुख्य रूप से सल्फेट के रूप में सल्फर का अवशोषण करते हैं और अपचित होकर प्रोटीन्स निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सल्फर का एक पूरा चक्र, और ये अम्ल वर्षा के रूप में वापस वायुमंडल से SO2 अम्ल वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर या धरातल पर आता है, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक, इस तरीके से अपने तीनों चारों चक्र खत्म हुए। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।